डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। कल की बात लगती है जब हम ईद कार्ड के ऊपर इस तरह के शेर लिख रहे होते थे और अपनी दोस्तों को ईद कार्ड भेज रहे होते थे और हमारे वालिदैन हमारे लिए ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ होते थे। आज वक्त बदल गया है। आज हम अपने वालिदैन की जगह पे मौजूद हैं और हमारे बच्चे आगे हम उनके लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं और उनके लिए ईद की तैयारियों कर रहे होते हैं और उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमारी हर चीज़ का ख्याल रखा होता है। तो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ ईद के तीनों दिन की रूटीन शेयर करूँगी, साथ आपके साथ ड्रेसेस की डिटेल भी शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों और अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़े, नमाज़ें और इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। फ़र्स्ट डे का जो ड्रेस था वो मेरी पर्सनल क्रिएशन थी, अपना भी और अपनी बेटी का भी। कुछ ड्रेसेस मैंने सिल्क के बनवाए थे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी घर में तो उन ड्रेसेस को पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो नेक्स्ट जब पहनूंगी तो इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अब हम यहाँ रेडी हो गए थे जी, ईद का फर्स्ट डे है ये और मैं इनवाइटेड थी कहीं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी तो हम उनके घर इनवाइटेड थे और उन्होंने इतना खूबसूरत सा अरेंजमेंट किया हुआ था। मुझे उनका घर देख के इतना अच्छा लगा। किसी भी खातून का घर देख के ना आपको उसके सलीके का अंदाज़ा हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि कोई खातून अगर अपने घर को ईजीली रख सकती हैं और इतने सलीके से रख सकती हैं ना, तो वो अपने रिश्तों को भी उसी प्यार और उसी मोहब्बत के साथ रख सकती हैं। खैर जी, यहाँ पे हमने फ़र्स्ट डे एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर मेरी जो नेबर वाली फ्रेंड है हम उनके घर चले गए। ये ईद का फर्स्ट डे है, 2 जगह मैं गई और शाम के टाइम जो है वो अम्मी लोग आ गए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया। सॉरी, आज के व्लॉग में आपको कोई रेसिपी भी नहीं मिलेगी क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम था, इतना शॉर्ट नोटिस, तो रेसिपी रिकॉर्ड करने से काम मेरा और मज़ीद लेंथी हो जाता है। इस वजह से मैंने रेसिपीज़ रिकॉर्ड नहीं की। इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने इस वक्त सर्व की हैं वो सारी रेसिपीज़ मैं आपको दे दूंगी और कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो रिपीटेड हैं। अच्छा, ये ईद के दूसरे दिन का क्लिप है और मैं गई थी और ये मॉर्निंग में हम लोग इनवाइटेड थे। मॉर्निंग तो नहीं थी, ऑलमोस्ट वो चाय टाइम ही बनता था क्योंकि हम 11 बजे 12 बजे गए थे, नाश्ते के बाद का टाइम। और ये मैं गई थी अपने कज़न के घर। इतना खूबसूरत मेरी भाभी ने घर को सेट किया हुआ है ना कि यकीन करें दिल खुश हो जाता है। हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर इतनी डिटेल से काम किया हुआ है। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं किसी ऐसे बंदे से मिलती हूँ या किसी ऐसी लेडी से मिलती हूँ जिसके साथ मेरी वाइब मैच हो जाती है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हूँ और चीज़ों को मेरा अरेंज करके रखना मुझे बहुत पसंद है। तो अगर इस तरह किसी खातून से मुलाकात हो जाती है ना तो मेरा तो बहुत दिल खुश हो जाता है। अच्छा, ये सेकंड डे का क्लिप है और ये रात के टाइम फिर मेरे पास मेहमान आ गए थे तो मैंने उनके लिए मटन कढ़ाई बनाई थी, साथ में मैंने चाइनीज़ और मंचूरियन बनाया था। तो सब चचा की फैमिली थी मेरे और साथ में मेरे अपने घर वाले भी थे, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरे अपने बच्चे थे। तो देवर आया हुआ था मेरा और मैं सबके साथ बैठ के हम लोगों ने रात को डिनर किया। उसके बाद जी हम फिर कहीं इन्वाइटेड थे, लेट नाइट हम वहाँ चले गए। मेरी पूरी ईद ना इसी तरह से गुजरी है। मैं आ रही हूँ या मेरे घर कोई आ रहा है या मैं कहीं जा रही हूँ और बहुत थोड़े से टाइम के अंदर कोशिश होती है सबसे मुलाकात हो जाए। अच्छा, ये थर्ड डे का क्लिप है और ये मेरी जो फ्रेंड के पास जिनके घर मैं इनवाइटेड थी फिर मैंने उनको अपने पास इनवाइट किया क्योंकि फिर आगे उनकी फ़्लाइट थी और उन आंटी की फ़्लाइट थी और आंटी ने चले जाना था। तो मेरी कोशिश थी कि हम एक दफ़ा ज़रूर एक दफ़ा और मिल लें। तो मैंने उनके लिए जो है वो चाय बनाई थी घर पे और थोड़ा बहुत उसके अंदर मैंने सैलड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें ऐड कर ली थी क्योंकि चाय थोड़ी सी लेट हो जाती है तो डिनर टाइम भी हो जाता है। तो इस तरह से एक आधा आइटम आप अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर लेते हैं ना अगर खाने का, तो फिर एक तरह से वो खाना भी हो जाता है और चाय भी हो जाती है। रेसिपी मैं आपके साथ कोई भी शेयर नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर या तो मैं गेस्ट को सर्व कर सकती थी या मैं रेसिपीज़ रिकॉर्ड कर सकती थी, क्योंकि गेस्ट ने बड़ा ही डिस्टर्ब किए रखा है तीनों दिन। कोई पता नहीं था कब आ जाती थी और कब चली जाती थी। और अब ये जी दावत के बाद का मैसेज जो मैं क्लीन करी और ये सिर्फ एक दिन का मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। ईद के तीनों दिन जब जब गेस्ट आके जाते थे और स्पेशली तब ज़्यादा मुश्किल होता है जब आपका किचन बहुत छोटा हो और चीज़ें रखने की स्पेस और आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी हो, स्पेशली बहुत सारी डिशेस बनानी हो और आपको गेस्ट को भी अटेंड करना हो और फिर लेट हो रहा हो। तो बस इन सारी चीज़ों के बीच में ना मैं किचन को, वैसे तो मेरी आदत है, आपको पता है कि मैं साथ साथ चीज़ें क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है ना तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, हर चीज़ को इग्नोर करती हूँ कि बस इस वक्त मैं सिर्फ खाना सर्व कर लूँ और बाकी काम मैं बाद में करूँगी। और अब जब मैं किचन में आई थी ना, काफ़ी देर मैं नीचे बैठी रही अपनी मदर इन लॉ के पास, उनसे गपशप करती रही गेस्ट के जाने के बाद। तो बस जब मैं ऊपर आई ना तो एक तरह से मैं आंखें बंद करके भी बैठी थी सिर्फ इसी वजह से
क्योंकि मुझे पता था कि किचन में जो इस वक्त बम फटा हुआ है ना, उस ब्लास्ट का ना मुझे टाइम लगेगा वाइंड अप करते करते चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें, खाना लेफ़्ट ओवर जो फूड था उसको मुझे कंटेनर्स में डालना था, और इन गेस्ट को के जाने के बाद एक और फैमिली आ गई, मुझे उनको भी अटेंड करना था। तो बस करते कराते ना मुझे रात के कोई तकरीबन 2-2:30 बज गए। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से ईद के दिनों में मैनेज किया है। मैं जहाँ गई हूँ, मैं बहुत टाइम कम शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए बैठी हूँ। इस तरह अगर आप एक जगह जाके बैठ जाते हैं ना, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को एक वक्त में मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप, अब मैं ईद के 2 दिन 2 जगह गई, तीसरे दिन भी गई, पहले दिन भी गई, दूसरे दिन भी गई, तो टाइम ईद के दिनों में थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, घंटा दे दें, 1.5 घंटा दे दें, तो ये मेरा ख़्याल में इनफ होता है। आप किसी के पास जाके बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं ना, तो फिर आप बहुत सारी अपनी चीज़ें घर के अंदर जो आपकी होती हैं, आप उनको नहीं मैनेज कर सकते। खैर, अब जी मैं किचन के अंदर लेफ़्ट ओवर फूड को भी कंटेनर्स में डाल के रख रही हूँ। जो मैले बर्तन रह गए थे उनको भी मैंने उठाना था, और किचन की क्लीनिंग जो है ना, मेरा ख़्याल में वो एक बहुत बड़ा मेजर टास्क होता है। किसी भी चीज़ के बाद आप कोई दावत अरेंज करते हैं, आप कोई खाना अरेंज करते हैं, आप किसी की चाय करते हैं, तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि उसके बाद जब आपने किचन को वाइंड अप करना होता है ना, और अगर आप उसको वाइंड अप नहीं करते, तो फिर मेरा ख़्याल में आप अपनी जो दावत है ना, और जो भी आपने एफ़र्ट की है, तो आप यूँ समझें कि वो आपकी एफ़र्ट हाफ़ रह गई है, जब तक आप उस एफ़र्ट के अंदर हर चीज़ की प्रॉपर क्लीनिंग को ऐड नहीं करते। तो आपकी, अगर आप अपनी किसी भी कोशिश को कामयाब करना चाहते हैं ना, तो उसको पूरे तरीके से कामयाब करें। ऐसा नहीं है कि आप खाना बना दें और आपने फिर उसके बाद किचन को उसी तरह से छोड़ दिया है। अब हालांकि रात के 2-2:30 बज चुके थे, लेकिन मेरी हैबिट है ना कि मैं किचन क्लीन किए बगैर, मुझे पता नहीं क्यों एक सुकून नहीं आता। और इतना ज़्यादा मैस अगर किचन में फैला हो तो वो तो मुझे डबल बेचैनी हो जाती है। मुझे तब तक नींद नहीं आती जब तक मेरा किचन प्रॉपर तरीके से क्लीन ना हो, और स्पेशली जब आपका किचन बहुत छोटा हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करने में और चीज़ों को रखने में और चीज़ों को तरीके के साथ सेट करने में टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना मर्ज़ी खाना बना लूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, लेकिन आखिर में आपके बर्तन भी वॉश हुए में हों, आपका किचन भी क्लीन हो, आपकी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से अरेंज हुई हुई हो, तो मेरे ख़्याल में आप फिर पुरसकून तरीके से सो सकते हैं। और सुबह उठ के आपको ये टेंशन नहीं होती, आप प्रॉपर तरीके से नींद ले लेते हैं। मुझे सुबह उठ के ये बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि मैंने उठ के कोई किचन समेटना है या मैंने बर्तन धोने हैं। मुझे रात के चाहे 2-2:30 बज गए थे, लेकिन मैंने पहली चीज़ मैं प्रेफर यही करती हूँ, और आप सबको भी यही कहती हूँ कि सब बहनें चाहे जितना मर्ज़ी खाना बनाएं, चाहे थोड़ा बनाएं चाहे ज़्यादा बनाएं, लेकिन एटलीस्ट अपने किचन की क्लीनिंग को ज़रूर टॉप ऑफ़ द लिस्ट रखा करें। एक तो ये कि इससे आपके रिस्क में और आपके घर में बरकत रहती है, क्योंकि जब आपके किचन में गंदे और मैले और जूठे बर्तन पड़े होते हैं ना, तो मेरे ख़्याल में एक बहुत बेबरकती वाला सिंबल हो जाता है ये। खैर जी, अब मैंने सारे बर्तन जितने मेरे पड़े हुए थे धोने वाले, उन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया था, बास्केट्स में डाल लिया था, फूड को मैंने कंटेनर्स में शिफ्ट कर लिया था। और अल्लाह का शुक्र है कि ईद के ऊपर मौसम बहुत अच्छा था। जितनी भी गैदरिंग्स हुई हैं, किसी में भी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, इवन पंखे भी ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, और पंखे भी हम कभी बंद कर देते थे, कभी हम चला लेते थे, और बहुत अच्छा और बड़ा पुरसुकून मौसम गुजर गया है। आपने अगर लॉन के कपड़े बनवाए थे तो भी आपने पहन लिए हैं, अगर आपने रेशमी बनवाए थे, आपने सिल्क के कोई सूट्स बनवाए थे तो आपने वो भी पहन लिए थे। खैर जी, यहाँ पे जितनी चटनियाँ थीं, घी थे, मतलब जो जो चीज़ें मुझे उस वक्त ज़रूरत पड़ रही थी ना, यकीन करें मैंने हर चीज़ कैबिनेट से निकाली, हर चीज़ फ्रिज से निकाली है। अच्छा, और ये मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया था, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनता है, तो सिंपली आप इसके अंदर 2 से 3 खीरे ले लें, 3 से 4 नींबू ले लें। अगर आपके बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो फिर तो रहने दें, 1-2 ले लें, और आप मिंट लीव्स ले लें, और इसको बस सादा पानी के अंदर 1-1.5 घंटे के लिए सोक करके रखते हैं, तो ये ऑलरेडी इसका टेस्ट जो है ना वो आ जाता है। साथ साथ जी रमज़ान डेकोर भी मैं उतार रही हूँ, बैनर्स वगैरह मैंने लगाए हुए थे, कुछ स्लाइड्स थी, उनको भी साथ साथ मैं रिमूव कर रही हूँ। और इतना बुरा किचन का हाल हो गया है, पूरा रमज़ान जो हमने फ्राइंग की है, इतने समोसे और पकौड़े, यकीन करें हम पाकिस्तानी ही हैं जो हम खा लेते हैं, कोई और खा ले तो वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और यकीन करें इतनी आदत हो गई है हमारे स्टमक को, मेरा ख्याल में साल बाद पकौड़े और समोसे खाने की और फ्राई आइटम खाने की, और बाकायदा क्रेविंग हो रही है कि उसके बगैर गुजारा भी नहीं होता।
अब मैंने सारे किचन के काउंटर्स को क्लीन किया है। अब मैं इसको भी, जो मेरे पास ये आइस टी पॉट है, इसको भी मैं क्लीन करके और वॉश करके रख लूँगी। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गर्मियों में जब आइस टी बनेगी, उसकी भी मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन 1-2 फ्लेवर्स की आइस टी हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। अब जो मौसम बदल रहा है उस तरह से मेन्यू भी बदलेगा और बहुत सारी चीज़ें और भी बदलना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश किया करें कि इस मौसम के बदलने के साथ साथ आपके मूड स्विंग्स ना हो, गर्मी की चिड़चिड़ाहट और गर्मी की उलझन जो है वो आपके मूड्स पे असरअंदाज ना हो। अच्छा, अब मैं लास्ट में करूँगी जी स्टोव को क्लीन, क्योंकि इतना कुछ पका है पूरा रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह इस चूल्हे के ऊपर, और साथ में ईद के ऊपर तो बाकी भी कसर निकल गई है। कुछ फ्राई आइटम बने हैं, कुछ खाने बने हैं, और जब आप बिग पॉट रखते हैं ना कभी भी स्टोव के ऊपर, तो उसका जब आग साइडों पे लगती है तो आपका स्टोव बड़ा जो है ना वो काला काला होने लग जाता है। मैंने वैसे तो इसके ऊपर आपको पता है कि फॉइल्स लगाई हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा वो हो गया था, ब्लैक हो गया था साइडों से, कि फिर मुझे फॉइल्स उतार के फेंकना पड़ गई। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ की ग्रॉसरी के अंदर मैं फॉइल्स भी लेके आऊँगी, तो उससे स्टोव जो है ना वो काफ़ी बच जाता है, नीचे से ख़राब और गंदा नहीं होता। खैर मैंने वॉल्स को भी क्लीन कर लिया था और उसके बाद स्टोव को भी क्लीन कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ईद किस तरह से गुजरी, कितनी जगह आप लोग गए, कितने मेहमान आपके घर आए, क्योंकि मेहमानों से तो कभी भी नहीं घबराना चाहिए। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। मैंने स्टोव को बड़ा अच्छा सा रगड़ के क्लीन कर लिया था, और उसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे जो मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि ये शीशे के बर्तन थे, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनको वॉश करके अलग से सहन के अंदर चारपाई पे रख लूँ। और ये मुझे कुछ गिफ्ट्स आए थे, ज़ाहिर है गेस्ट आते हैं वो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, और मीठा इतना खा लिया ना कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट भी गेन होना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह वेट की अपडेट भी मैं आपको दूंगी। और ये देखें जी, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, और इतना मुझे सुकून आ रहा था। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।